Normally, the articles in Indian Constitution are very simple and clear. There is no ambiguity in the articles of Indian Constitution. आज की वीडियो में जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी चेस का गेम से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का वीडियो का टॉपिक है इमरजेंसी, स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। Part 18 of Indian Constitution from Article 352 to 360 deals with the emergency. So here we can see the Part 18 from Article 352, that is the national emergency, 356 deals with the state emergency, and 360 deals with the financial emergency. We will also see the grounds of the emergency, the approval, what happens to the fundamental rights, एंड द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर में आते हैं और नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड्स होता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। तो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड आर्म रिबेलियन इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है ड्यू टू दिस ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन, द सिक्योरिटी इज अंडर द थ्रेट, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। तो अभी देखते हैं जो वॉर क्या होता है। वॉर एक ऐसा सिचुएशन है जब दो कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑफिशियली डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट ईच अदर। मतलब ऑफिशियली वो लोग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर कर देते हैं एक दोनों के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड वॉर। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हेन ए पर्टिकुलर कंट्री अटैक्स अनदर पर्टिकुलर कंट्री विदाउट डिक्लेयरिंग और विदाउट ऑफिशियली डिक्लेयरिंग एनी वॉर at the time that particular country which is under the attack do not use their force to defend, that particular time is considered to be the external aggression. And the last is armed rebellion, which is considered to be the internal emergency. तो इसको internal emergency क्यों कहा जाता है और ये armed rebellion क्यों है? armed rebellion होता है दंगा फसाद जो कंट्री के अंदर में जो एक बड़ा एक भयंकर रूप ले लेते हैं, जो एक दंगा, उसी को आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं, जिसमें आर्म्ड भी यूज होते हैं। तो आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले आर्म्ड रिबेलियन वर्ड नहीं था, उससे पहले जो ग्राउंड था उसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेशनल इमरजेंसी का 3 ग्राउंड्स होते हैं और इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 ही बार लागू हुआ था। So let us have a quick look on the basis of which the national emergency was proclaimed in India. First proclamation of emergency, China attacked on India. It was October 1962 to January 1968. President declared emergency using the Article 352 on the basis of external aggression. Second proclamation of emergency, India-Pakistan War 1965. The armed conflict turned into war. Third proclamation of emergency, internal disturbance, which was held in 1975. These were the 3 reasons, or these were the 3 grounds on which the national emergency in India was proclaimed. So now let us know about the approval of national emergency in the country. तो हमने यहाँ पे एक बोर्ड वर्क किया है आप लोगों के लिए, कैसे इमरजेंसी अप्रूवल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो कैबिनेट होता है वो सबसे पहले एक रिटन एडवाइस पास करता है, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या पास करता है? जो रिटन एडवाइस में होता है कि हाँ, यहाँ पे इस पार्ट ऑफ इंडिया और ऑल ओवर द इंडिया में एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्राउंड्स। क्या क्या ग्राउंड्स है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। वो सारे ग्राउंड के बेसिस में अगर
प्रेसिडेंट को लगता है जो रिटन एडवाइस में उसी ग्राउंड्स का मेंशन है, तो उसी दौरान प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर देते हैं उसी दौरान। पर वो इमरजेंसी रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले सिंपल मेजोरिटी से ये डिसाइड होता था कि इमरजेंसी लागू रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद क्या हुआ था, एक स्पेशल मेजोरिटी पास होना पड़ता है पार्लियामेंट में, ताकि ये डिसाइड कर सके कि इमरजेंसी देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 में कैबिनेट ने एक रिटन एडवाइस पास किया प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट डिक्लेयर द इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी यहाँ पे कर देता है एंड पार्लियामेंट ऑल्सो agreed that due to this reason in India or any part of India इमरजेंसी होना चाहिए, तब इमरजेंसी 6th मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो जनवरी से 6th मंथ कितना होता है, जून तक। 1 जून 2020 तक इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड रहेगा इन द कंट्री। एंड इफ एनी पार्ट ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, उसी में से किसी एक ना किया है कि नहीं, हमको यहाँ पे नहीं लगता है कि इमरजेंसी रहना चाहिए एट दैट टाइम, और या फिर दोनों ही हाउस डिसएग्री करता है जो यहाँ पे कंट्री में या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया में इमरजेंसी नहीं मतलब होना नहीं चाहिए, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कीप द इमरजेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली फॉर 1 मंथ। उससे पहले नहीं होगा। और एक चीज है, हालांकि जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है, पर उसका भी एक रिन्यूअल टाइम होता है। हर 6 मंथ के बाद इसी प्रोसेस को दोबारा करके उसको रिन्यूअल करवाया जा सकता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर इंडियन प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे जिस भी ग्राउंड में, किसी भी ग्राउंड की वजह से इंडिया में और एनी पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया था, फॉर एग्जांपल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आर्म्ड रेबेलियन की वजह से इंडिया में एक या फिर किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था। एंड इफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड all the situation gets normal, then president of India किसी भी वक्त that emergency को अनडिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी को उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।